एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग सिंपल रूप से इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन which measure measured over a long time period, over a long time period is called average rate of reaction, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। साधारण रूप में हम लोग इस तरह से इसे परिभाषित कर सकते हैं, यानी एक लंबे समय अंतराल में जब कैलकुलेट किया जाता है, मापा जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट बोलते हैं। और जब कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम के लिए निकाला जाएगा तो वह इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस, तत्क्षणिक वेग कहलाएगा। यहां पर देखिए क्या लिखा, द रेट ऑफ रिएक्शन विच मेजर ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग जो लंबे समय अंतराल में ज्ञात किया जाता है, लंबे समय अंतराल में ज्ञात किया जाता है, लंबे समय अंतराल पर लिखिए, ज्ञात किया जाता है अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। अभिक्रिया का औसत वेग, औसत वेग कहलाता है। अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। जब लंबे समय अंतराल में ज्ञात किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, एवरेज वेग कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा, अभिक्रिया का एवरेज रेट। जैसे हम कोई जनरल रिएक्शन मान लेते हैं कि फॉर अ जनरल केमिकल रिएक्शन, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए, तो जैसे ही यहाँ पर हम लिखे सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, तो हम लोग मान लेते हैं जैसे ये ए है और ये बी है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ से ये कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में C+D ये ला रहा है।
अब इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सामान्य रासायनिक अभिक्रिया मान लिए हैं। तो हम लोग को एवरेज रेट निकालना है। क्या देखना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का औसत वेग। औसत वेग। तो देखो, अभिक्रिया का जो औसत वेग होगा, समझिएगा, किसी पार्टिकुलर एक रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, समझिएगा यहां पर बहुत छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बातें है ना। यानी इसके लिए अगर निकालेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इसके लिए निकालेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इसके लिए भी तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, सबके लिए। लेकिन इसमें क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, लेकिन डिक्रीज इन इसमें जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज होगा, इसमें भी डिक्रीज होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन सबका क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और इसको सबको जिसका जिसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे उसको डिवाइड करते जाएंगे, है ना। तो देखिए किस तरह से यहां लिखेंगे। पहले तो ये माइनस लिखेंगे। माइनस क्या बताता है? ह्रास को, डिक्रीज का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा, समझिएगा, ये माइनस लगा देंगे, इसका स्टैचोमेट्री 1 में ए से डिवाइड करेंगे ताकि सबके लिए इक्वेट हो जाए। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इसको क्या लिखे? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और ये बराबर होगा इससे, लेकिन इसमें भी घटेगा तो 1/b यहां लिखेंगे। ये तो पहले स्टैचोमेट्री को डिवाइड करेंगे, तो 1/b, और इसके लिए क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब क्या? डेल्टा टी। और ये बराबर होगा इसके साथ, लेकिन किस परिस्थिति में? यहां पर पॉजिटिव होगा तो प्लस 1/c, इसका स्टैचोमेट्री से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। फिर यहां पर देखो ये भी प्लस में आएगा, और इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? हाँ, तो स्मॉल डी, 1/स्मॉल डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय, देखिए ये इसका एवरेज रेट के टर्म में इसको हम लोग लिख दिए। किसमें लिखे? एवरेज रेट के टर्म में। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस में इसी को लिखना रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? छोटा, ये बड़ा चेंज हो गया तो छोटा चेंज के लिखे डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी, डी डी बाई डी टी। तो वो हो जाता क्या? इंस्टेंटेनियस। और अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? एवरेज। इसमें हो गया बड़ा चेंज। ठीक है, लिखिए, और कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं ना।
हो गया। अब इसी को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की या अभिक्रिया का भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया का तत्क्षणिक तत्क्षणिक वेग, अभिक्रिया का तत्क्षणिक तात्क्षणिक भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तात्क्षणिक वेग ऐसे, यही ना। चल, उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, परिभाषा जो इसका डिफिनेशन होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन which measure which measured over a very measure over a very small time interval, time वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी डेल्टा टेंड्स टू एकदम बहुत कम, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल और अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, या ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज known as instantaneous rate of reaction, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये क्या लिखा गया कि बहुत कम कह सकते हैं, यानी लगभग, अगर डेल्टा टी का जो वैल्यू है टेंड्स टू जीरो, है ना, टेंड्स टू जीरो जो लिमिट में आप पढ़ते हो, नहीं पढ़े हैं, तो यानी सिंपल है कि जो एवरेज रेट हम ज्ञात करते हैं वो एवरेज रेट ही होता है, लेकिन ये किस पर होता है, किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल इंस्टेंट पर, मतलब कोई खास जो कह सकते हैं या बिंदु जो होता है उस पर इसको निकाला जाता है। इसको हिंदी में लिख दें, पहले ऊपर बढ़ा देना, देखो हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जो बहुत
कम बहुत कम समय अंतराल बहुत कम समय अंतराल या 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 किसी खास या किसी खास क्षण किसी खास क्षण पर ज्ञात किया जाता है ज्ञात किया जाता है तत्क्षणिक वेग कहलाता है। तत्क्षणिक वेग कहलाता है कोई खास बिंदु पर, है ना। जैसे कि अगर आप यहां पर ज्ञात किए हैं और एवरेज जो है, आप अभी आपने एवरेज के लिए कोई अगर आप लिखे हैं, जैसे ये आर है और आर से ये किस में गया है, प्रोडक्ट में, तो रेट एवरेज लिखते हैं। एवरेज देखो यहाँ, तो एवरेज बराबर क्या होता है, ये आप किस तरह लिख सकते, माइनस डी, सॉरी डी नहीं, इसको लिखते हैं ये डेल्टा, ये पहले तो माइनस आता है, यानी रेट एवरेज, ये इक्वल टू आता है माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ये प्रोडक्ट के लिए बराबर होता है, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाता है, डेल्टा पी कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज, क्या हो गया ये, एवरेज। लेकिन अगर अगर यहां पर एज डेल्टा टी जो है टेंड्स टू जीरो, जीरो को केवल अप्रोच करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आर लिखते हैं, ये आर इंस्टेंट होता है। क्या होता है, आर इंस्टेंट होता है। और यही एवरेज वाला, देखिए ध्यान से, ये एवरेज वाला ये बन जाता है माइनस डी आर बाई डी टी, और ये इक्वल टू प्लस, ये सब माइनस इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1/1 तो 1 ही रहता है, इसीलिए इस तरह से लिखते हैं। आइए हो जाएगा क्या, डी पी बाई डी टी। देखिए ये स्मॉल चेंज के लिए हुआ, किसके लिए हुआ, स्मॉल चेंज के लिए, बहुत कम जो परिवर्तन होता है उसके लिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, किसके लिए ये देखा हमने, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कोई क्षण, किसी विशेष क्षण में, किसी खास क्षण में इसको ज्ञात किया जाता है। तब आप देखते हैं कि जो कर्व होता है, उस कर्व से डायरेक्ट जिस बिंदु पर वो स्पर्श, जिस बिंदु से निकाल देखना तो उसको नीचे परपेंडिकुलर डालते हैं, वो टाइम मिलता है, और वहां से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, और वो स्पर्श रेखा का हम लोग क्या है कि जो टेन थीटा जो स्लोप है निकालते हैं, यही ना, स्लोप निकालते हैं ना, टेन थीटा, टेन थीटा क्या स्लोप आ जाता है, और तब आप उसको वहां से इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप उसको क्या होता है निकाल लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई जनरल रिएक्शन आपको दिया रहा है, जैसा कि एवरेज में लिखे, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, जहां पर डेल्टा ए होता था, वहां क्या होगा, यहाँ डी टी डी ए हो जाएगा, यही ना होगा। तो उसके लिए भी आपको लिखना है, इसको पहले आप लिखिए, नोट करिए।
बढ़ाएं ऊपर। देखिए नेक्स्ट, अगला हम इसी को लिखना चाहते हैं, फॉर अ जनरल केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन, फॉर अ जनरल केमिकल रिएक्शन, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए। सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या अभिक्रिया लिए थे? ए प्लस बी, ये मिलके बना रहा है सी प्लस डी, और यहाँ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए, इसके लिए बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आर इंस्टेंट ऐसे लिख देते हैं, ठीक रहेगा। तो देखिए, जब आप ए के लिए लिखिएगा, देखो तो ए सबसे पहले तो यहाँ माइनस रिएक्टेंट है ना, माइनस 1/a, ये स्मॉल ए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देंगे, यहां लिखेंगे डी ए, और देखो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते, इसका मतलब कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, और ये अब अगला इससे भी इसके लिए बराबर होगा, ये भी -1/b, ये बड़ा इक्वेट करने के लिए सब रखते हैं, अगर अलग अलग लिखिएगा तो सिंपल लिख देंगे, और सब बराबर करना है तो आप क्या करते हैं, ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो यहां आ जाएगा ये dB/dt, यही ना। फिर इसको अगर लिखना होगा तो क्या है, प्लस में आएगा, ये तो प्रोडक्ट ना हो गया, तो प्लस में आएगा, और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल सी है तो 1/स्मॉल सी, और इसके लिए क्या लिखेंगे, dC/dt। फिर यहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डी है तो इसको प्लस में लिखेंगे, और 1/स्मॉल डी, ये होगा dD/dt। क्या परिवर्तन आपने देखा? बस इतनी सी परिवर्तन है कि वहां डेल्टा डेल्टा ए लिखे हुए हैं, और यहां क्या लिखे हैं, डी लिखे। डी किसके लिए एप्लीकेबल, ये भी चेंज इन है, ये भी चेंज इन, लेकिन ये बहुत कम चेंज के लिए होता है, और वो लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आए कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट किसको कहते हैं, तो आप बना सकते हैं ना। लिखिए जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए।
चले देखिए, ये क्वेश्चन आया है, उसको भी देखते चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन रहता है, हम ना पता चले। देखिए अभी हमारे पास इंटेक्स का क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट देखो, फिर यहां देखो क्या रखे, ये देखिए क्या कह रहा है 4.1 में है, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दिया गया है 4.1 का। क्या रिएक्शन है ये? आर से पी बना रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम फ्रॉम 0.03 एम टू 0.02 एम इन 25 मिनट। कितना में? 25 मिनट में। तो देखो ये R1 जो है, R1 जो है वो दिया गया है कितना? 0.03 एम। एम मतलब ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। आइए शुरुआत है, प्रारंभिक है, इसलिए T1 यहां पर क्या होगा? 0 हो, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि R2 जो है वो कितना है? 0.02 एम, और ये एट T2, और T2 का वैल्यू दिया हुआ है 25 मिनट। कितना दिया हुआ है? 25 मिनट। तो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकेंड, यानी मिनट में भी ज्ञात करना है और सेकेंड में भी ज्ञात करना है। नहीं, निकाल लीजिए। पहले तो आप देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो है पूरा क्वेश्चन लिख दिए। तो आपको पहले तो यही डिटरमाइन करना है, हिंदी रहे इंग्लिश रहे कोई भी रहे, है ना। पहला काम क्या है कि क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ से है? नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। क्वेश्चन जब मिला था तो जब सॉल्यूशन पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। नहीं, आप देखो, आप हल्ला करेगा तो हमारा कहने का क्या अर्थ हुआ नहीं समझ में आया। क्या कहा? कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले तो क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा, तो तब क्वेश्चन क्या था ये नहीं पता चलेगा। तो देखिए पहला काम एवरेज यहां पर निकालते हैं, इसको बढ़ाएं ऊपर। सेकेंड में भी निकालना है और मिनट में भी निकालना है, तो आपको पहले से पता है। देखिए सेकेंड में अगर निकालना होगा तो बताइए 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60। तो 25 मिनट में कितना सेकेंड? गुना कर देंगे, यही ना है, तो वहां सेकेंड में आ जाएगा। अभी आपको पहले मिनट में निकाल लीजिए। देखिए एवरेज फॉर्मूला क्या जानते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये इक्वल टू क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रिएक्शन देखो, रिएक्टेंट को केवल ध्यान रखना। तो जैसे ही निकालेंगे, यहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, नहीं, तो ये 1/1 -1/1 लिखिए। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, डेल्टा R2 माइनस डेल्टा, सॉरी डेल्टा R2 कहते हैं, डेल्टा R बाई डेल्टा T लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, यही ना एवरेज होता है। और आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता तो दोनों को बराबर करते, तब ना। बराबर तो करना ही नहीं है इसमें, केवल ज्ञात करना है कि रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है, ठीक है। तो सिंपल है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बताइएगा आप ही लोग। ये जो डेल्टा R है इसको लिखते हैं R2 माइनस R1। क्या कोई गुनाह किया क्या? नहीं ना किया। टी डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस
लिख सकते हैं। और अब क्या जो है वैल्यू बैठा सकते हैं। तो ये देखिए ये तो माइनस ही रहेगा, यहां पर जो वैल्यू होगा कितना होगा, R2 आपके पास कितना आया 0.02 माइनस इसका वैल्यू कितना है 0.03 और डिवाइडेड बाई 25 माइनस 0। तो वैल्यू आपके पास आर एवरेज ये इक्वल टू यहां घटाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ माइनस 0 में माइनस 0.01 बाई 25, यही ना। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01 बाई, यही ना। अब इसको क्या करना है, यहां से हटा करके यहां पर ये जैसे ही हटाएगा तो ये 100 आ जाएगा और इसको फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एक में जो भी दशमलव उशमलव में आएगा वो आएगा। यूनिट क्या होगा, अब इसको सॉल्व करके यहां पर आपको लिखना है यूनिट क्या होगा, इसका मोल यहां मोल पर लीटर। ये इसके लिए क्या है पर मिनट आ जाए, मिनट में ना है पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। और अगर सेकंड में ले जाएंगे तो यहां कितना 25 गुना कितना लिखेंगे 60। तो चलिए वो आप अपना काम करिए, दूसरा काम आप खुद करना। अब ऐसा नहीं कि हम छोड़ रहे हैं तो आप भी छोड़ देना, रहने दो, है ना। हम आपको बता रहे हैं आप हमको बता देंगे, आप छोड़ दीजिए मेरे लिए क्या कि सर जी बताएंगे, हम सो रहे हैं आपके लिए कि विद्यार्थी जी बताएंगे। इसका एक और क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना है, इंटेक्स का ही है, 4.2 में है। इन द रिएक्शन आपको इसमें दे दिया गया है, रिएक्शन इसमें दिया गया है 2A से ये जा रहा है किसमें प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट्स कराए कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट, 10 मिनट में ये घट जा रहा है, 0.4 चला जा रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो इस टाइम के इंटरवल में आपको रेट बताना है। तो देख रहे हो ना, ये पता चल गया ना, ये माइनस जो आता है वो केवल और केवल किस वजह से आता है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या होता है ह्रास होता है। अंतोगत्वा देख रहे हैं प्लस में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, इसलिए माइनस जो इंडिकेट करता है वो क्या बता है, वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बताता है, समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है 4.2 दे करके जगह छोड़ दीजिएगा ताकि आपको मौका मिलेगा इसको बनाने, नहीं तो ऐसा ही आप छोड़ दीजिएगा। चलें आगे बढ़ें, चलिए आगे सैद्धांतिक भाग पर चलते हैं, फिर से थ्योरेटिकल पार्ट्स पर, ये तो न्यूमेरिकल पार्ट्स था।
अब देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन। द फैक्टर विच इन अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज, या आर, आर लिखेंगे, एक से अधिक ना हो, आर लिखेंगे। चलो हेडिंग, ए देखो फिर गप कर रहा है बट, पढ़े ना आगे, टोपी। चलिए लिखिए हेडिंग, द फैक्टर which affecting the factor which affecting the rate of reaction are the factor which affecting the rate of reaction are, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे पहला कारक, पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, सबसे पहला कारक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का सांद्रण। ठीक है, ये जो होता है इसको आप डायरेक्टली इस तरह से देखो, लैंग्वेज में, भाषा में लिखने से ज्यादा है कि उसको मैथमेटिकली लिखिए इस प्रकार से कि आसानी से याद रहे, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो किस रूप में करता है, किस रूप में करता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल concentration of reactant, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के या सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटते जाता है, ठीक है, तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, और रेट ऑफ, अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है तो ये क्या हो जाता है, यही ना होता है। यानी इस पर भी, इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। अभिक्रिया की वेग, वेग, और ये हो जाएगा अभिकारक का
सांधारण अभिकारक का सांधारण। दूसरा पॉइंट नंबर 2, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, टेम्परेचर ताप, टेम्परेचर ताप। तो देखिए ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ते जाता है, सॉरी ताप बढ़ते जाता है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बात करते हैं। तो सिस्टम क्या हुआ, जैसे ये जो है क्लासरूम हमारा क्या है, सिस्टम है। किसके लिए, हम दोनों के लिए, हम और आपके लिए नहीं, स्टूडेंट और टीचर के लिए ये क्या है, एक सिस्टम है। जैसे कहते हैं कंप्यूटर रहता है तो क्या बोलता है जो कंप्यूटर चलाता है कि मेरा सिस्टम, नहीं सीपीयू है, उसमें कई चीज है, तो पूरा सिस्टम एक साथ हो जाता है, उसमें सब आ जाता है ना। अब सिस्टम कर दिए तो हम लोग के लिए इसमें सब आ गया। अब चूंकि डिजिटल क्लास रहता है तो उसमें कैमरा है, बोर्ड है ना, वहाँ लैपटॉप है, सब आ गया। इसी सिस्टम कह दिए मतलब सब इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। क्या लिखोगे, हाँ रेट ऑफ, डायरेक्ट केवल लिखो ना यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। देखो ऐसे ये लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ठीक, केवल टेम्परेचर ही लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग, और ये हो जाएगा क्या, ताप। ठीक है, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है इस रूप में कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन, देखिएगा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। अच्छा एक सिंपल देखा होगा, अगर सिंपल, अगर आप देखते होंगे जो बॉईल करते हैं दूध को बॉईल करते हैं, उदाहरण देखिए समझिएगा, कुछ चीजें तो जानबे करते हैं, तो डेली लाइफ का चीज। एक पार्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप उसको उबालना शुरू करते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी है कि बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ऐसा थोड़ी करते हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हैं और उसको हीट करने लगते हैं, हीट करते हैं, उसी पर एक ऐसा समय आता है जिससे कि क्या हो जाता है, वो उबलने लगता है ना, और ऊपर की तरफ आने लगता है। तो अगर आप टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जितना था उससे क्या करते हैं, कम करते हैं, तो जो ऊपर आ रहा है वो क्या होता है, धीरे धीरे फिर नीचे आता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ, मतलब वो शांत हो रहा है, उसमें एक्टिविटी जो है वो नहीं हो रहा है। और जैसे फिर अगर बढ़ा दीजिएगा, कभी कभी गलती से क्या होता है कि बर्नर जो है उल्टा घूम जाए, अगर उल्टा घूमेगा तो क्या होगा, तो वो स्थिति तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होने वाला है। हाँ हाँ, तो वही बात है कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ेगा, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन करे, सॉरी टेम्परेचर ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है वही बात। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 नंबर पॉइंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, उसी से ये कंक्लूजन निकाला गया है।
नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रकृति पर, अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रकृति पर, अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रकृति पर, अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रकृति पर। देखो इसमें मुख्य रूप से डिपेंड करता है इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखिएगा, समझिएगा हमारी बात को, हाँ मतलब रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो तो उसमें बॉन्ड, तो जो मॉलिक्यूल है वो तो बॉन्डिंग में होगा ही नहीं, तो जो बॉन्ड होता है तो बॉन्ड को विखंडित होने में, मतलब विखंडित होगा तब ना वो किसी दूसरे में जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो बॉन्ड विखंडित होता है, अब विखंडित होकर के टूटेगा तब ना नया बॉन्ड बना करके प्रोडक्ट में जाएगा, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर निर्भर करता है। अर्थात अगर जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा वो जल्दी से विखंडित होगा, और जल्दी से टूटेगा तो जल्दी से नया बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आप इसके आधार पर ये क्या सोच सकते हैं, डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली? डायरेक्टली कैसे हो जाए? अरे कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। अगर बॉन्ड विखंडन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा एनर्जी लग रहा है बॉन्ड को तोड़ने में ही, रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे ही स्लो हो जाए नहीं। तो यहां पर आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल बीडीई। बीडीई इसका मतलब होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आवंद विखंडन, आवंद विखंडन ऊर्जा, ठीक है। तो ये अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर ये कम जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद कैटलिस्ट पर भी निर्भर करता है। चौथा नंबर ये लिखा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी या कैटलिस्ट लिख सकते, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का टाइप आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, दो प्रकार का वहां पर आपको उत्प्रेरक बताया जाएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, है ना। तो उत्प्रेरक जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ किस प्रकार का उत्प्रेरक है, इस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है। कुछ ऐसा उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है, और कुछ ऐसा है, ज्यादातर ऐसा है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक में लिखेंगे कैटलिस्ट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट may be
may be increase or decrease the rate of reaction, decrease the rate of reaction it is depends upon the type of catalyst, ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट के प्रकार पर। उसी में पढ़ेंगे प्रमोटर होता है, प्रमोटर जो प्रमोट करने वाला, एक होता है विष कारक होता है, पॉइजनस होता है ना, कि और उसको है ना बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे, हिंदी में भी एक लाइन लिख लेना है। लिखिए उत्प्रेरक, अरे जिंदगी में भी कई प्रकार के कैटलिस्ट काम करता है। नहीं, एगो आएगा तो आपको मोटिवेट करेगा, और एक ऐसा आएगा डीमोटिवेट। आएगा बोलेगा, पूछो अगर तुम गलती से बोल दिया कि देखो हम तो इस बार चाह रहे हैं कि जेई मेंस का एग्जाम दें, अब बोल दिया गलती से, और वो सीनियर है आपके, है ना, तो सीधे एक सब जवाब जरूर मिलेगा, 4 साल से हम यही कर रहे हैं, आज तक तो निकला नहीं है, तुम चला जेई मेंस का तैयारी करते। एक शब्द नहीं, अब जैसे ही ये बात बोलेगा तो ठीक है, तो तेज विद्यार्थी अगर है तो लगे सही बात है, तो 4 साल से सही बात कर रहे हैं, लेकिन ही नहीं, तुरंत आधा आपका जो जितना भी बढ़ने वाला जो था वो डिक्रीज करके नीचे चला जाएगा कि ना सही बात बोल रहा है, रहने दो, हाँ छोड़ो ये सब झंझट को। बात समझ रहे हैं ना। कोई ऐसा भी मिल सकता है कि वो आपको एक्टिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बताए कि हाँ थोड़ा सा और इस पर काम किया जाएगा, तो हो सकता है, संभावना है कि आप इतना चीज आपका स्ट्रांग है, इस भाग को और थोड़ा सा मजबूत कर लीजिएगा तो आपको ये हो सकता है, संभव है। तो आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा प्रेरणा जगह, वहां से लगा काम करना शुरू करिए। या कोई आपके अगल बगल इर्द गिर्द में किसी को इस तरह का रैंक प्राप्त हो गया, अच्छा रैंक, या वो अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो आपको और प्रेरणा मिले। जैसे एक घर में एक नौकरी हो जाता है ना, तो लगभग नौकरी का लाइन लग जाता है, समझ रहे हैं। किसी एक विद्यार्थी को नौकरी हो जाता है मतलब घर में, तो उसके बाद क्या है कि सब, खास करके बड़े का होता है तो छोटा निश्चित उस पर, ऐसे आप तो किसी को भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा हम देखते हैं आमुनन। इसीलिए जो बड़ा भाई है घर में, थोड़ा सा उसको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, समझ गए, क्योंकि परिवार का जो है ना बहुत सारा बात जो है उस पर निर्भर करता है ना। इसीलिए सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, कोई भी कदम, ठीक है। हाँ, जिससे कि आपसे कोई प्रेरणा ले, आपका अच्छा प्रेरणा, खराब वाला प्रेरणा दीजिएगा तो वो भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब देखो, आपका इसलिए कह रहे हैं कि कल 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 सुमित आया दरोगा में, और वर्दी से पहन के आया, और हमको तो फोन कर दिया था, तो हमको तो पता ही था। जैसे ही वो आया तो ऑफिस में जो लड़का बैठा वो सब डर गया कि कौन पुलिस आ गया यहाँ पर, है ना। और थोड़ा देर पहले एक मोबाइल लेकर के भागा है, समझ गया ना। एक कोई बात करते हुए जा रहा था, ये टोटो नहीं होता है हवा भाई, उससे, अब बस गली से आगे थोड़ा सा बड़ा है कि किसी ने उसका मोबाइल का झपट्टा मारा, मोबाइल लेकर के पार हो गया, मतलब भागा। उसको हल्ला करिए रहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तब तक वो क्या, उसको सब पता रहता गली में कहाँ निकलना है, भाग गया। हम लोग भी देखे कि भाई सही में ले रहा है और भाग भी रहा है, सब मुंह देखते रह गए, कौन कैसे पकड़ेगा, दौड़ेगा, जानेगा ना कि हुआ। बाद में पता चला कि उसे जो भाग रहा था वही मोबाइल रख लेता, ठीक है। अब उसके पीछे गया, तब तक वो भाग गया, कहाँ से कहाँ भाग गया। तो थोड़ा देर पहले ये घटना घटी, तो अमुनन घटना के बाद जैसे ही वो आया, है ना,
वो आया तो ऑफिस में हमको तो फोन किए हुए था, तो हमको तो पता था। तो जो ऑफिस में शाम में रहता है, उसको लगा कि सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए जो है पुलिस अभी आया है, तुरंत उखाड़ा हो गया, है ना। फिर बाद में पता चला कि भाई हाँ। तो ये है, आप देखो वो बड़ा भाई है अपने घर में, और जब वो क्वालिफाई, और सबका प्रेरणा भी है, ये सब जो है साथ, ये सब उसी के ग्रुप का है, ये जितने भी देख रहे हो, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे प्रेरणा मिलेगा, और छोटे छोटे लोग उससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, नहीं। और संयोग है कि देखिए हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो मिडिल क्लास से भी समझिए कम ऐसा रहता है, उनका आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है ना। वो मीडियम से भी बहुत मीडियम होते हैं, इवन कह सकते हैं कि बहुत कर्ज लेकर के किसी भी प्रकार से चाहते हैं पढ़ना। अभी अभी देखो, हम इसीलिए ये बात कहना चाहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मौका मिलता है, लेकिन वो क्या है, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। हाँ, नाजायज उसको कहिए, गलत हम नहीं कहेंगे, नाजायज कहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए आप इतने स्तर के हो गए हैं कि आपको अगली बार 12th का एग्जाम देना है, तो इतना तो सीरियस आपको होना ही चाहिए कि हम कैसे काम हमको करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गार्जियन सोचिए कि अभी भी उनका अटेंडेंस लेते हैं, समझिए। हमारी जो हम अब देखते होंगे पढ़ाते हैं, लिखा पढ़ाने के बाद हमारी नजरें घूमता है, क्यों ऐसा घूमता है, इसलिए क्योंकि हम आइडेंटिफाई, अच्छा नाम से बहुत सारे को नहीं जानते, लेकिन चेहरे से सबको पहचानते हैं, समझ रहे हैं ना कि कौन है है ना। देखो कहाँ है वो राहुल, आज नहीं है, आया है क्या, कहाँ है वो, पीयूष है, उसको तो पहचानते हैं, जो पालीगंज का है, राहुल नहीं ना है, देखो नहीं है। अब थोड़ा देर के बाद जो है उनके फादर का फोन आएगा मेरे मोबाइल पे, तो बताइए, हम तो झूठ नहीं है ना बोलेंगे जी, जो सच्चाई है वही ना बताएंगे। अब ये घर, उसको घर लेकर चले गए थे, लेकिन वहां से रो करके वहां से भाग आया, फिर से कहा कि नहीं हम पढ़ेंगे इस बार, कसम खा के आया, लेकिन तो कोई कसम को बर्बाद करके रख दिया हाँ यही ना है। अरे देखो जितना आपको कम से कम अगर मान लीजिए, ठीक है, जब पढ़ाई, देखो पढ़ाई ऐसा चीज है जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको नहीं मन लगता है तो दूसरा काम ढूंढ लीजिए, दूसरे तरफ चलिए, मुड़िए, आप स्पष्ट बोलिए। आप घर पे झूठ बोले ना एक प्रकार से कि नहीं हम इस बार आप जो है एकदम शांति से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एकदम पढ़ेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं करिए, आपको रास्ता अगर बदलना है तो आप बदल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई जरूरी है कि सब पढ़िए लिख करके बना है, ऐसे भी है, खिलाड़ी भी बन सकते हैं आप एथलीट्स भी बन सकते हैं, आप अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, नहीं। लेकिन सबके लिए जो है एक चीज जरूरत पड़ता है, और वो है अपने जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को सही तरह से इस्तेमाल कर। और पढ़ाई से कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स मजबूत हो जाए, केमिस्ट्री मजबूत हो जाए, मैथ मजबूत हो जाएगा तभी ये हो सकता है। ये हो सकता है कि आप बात क्लास में सुन रहे हो, उस बात का एप्लीकेशन भी कर सकते हो अपने जिंदगी में। बहुत सारे ऐसे चीज, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बोलते भी है हम लोग, बहुत सारे ऐसा जो होता है, ये क्लासरूम में बैठ करके, ये बचपन में या आपके अपने जिंदगी में एक प्राव होता है जिसमें ये सब सीखा जाता है ना। आप अगर आगे चल के पढ़ाई करिएगा, अगर देखिएगा टीचर्स ट्रेनिंग करिएगा, अगर करते हैं तो यही सब पढ़ा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर के बारे में विद्यार्थी का, है ना, ये सब चीज को पढ़ा जाता है उसके अंदर। आप ये अपने जिंदगी में बहुत सारी चीजों का, आप देखो छोटा बच्चा देखिएगा तुरंत कैप्चर करता है कोई बात, है ना, कोई भी चीज तुरंत अवलोकित कर लेता है, क्यों, क्योंकि उस समय उसका माइंड जो है शून्य रहता है, मतलब जब वो आया है इस दुनिया में, तो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा लोग करता है वैसे वैसे वो सीखते जाता है। और तब जाकर के, और निर्णय कब लेते हैं आपका निर्णय कब लेते हैं, 14 से लेकर के 14 से एभव जब आपका एज हो जाता है, 14-15 से एभव, तब आप क्या है निर्णय लेते हैं कि हमको ये करना है, ये डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं निर्णायक एज होता है। और 25 तक जो एज जो होता है ये गोल्डन एज होता है ना। यहां तक में आप अपनी जिंदगी में बहुत चीज को चेंज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आगे नहीं करते हैं, आगे उसका इम्प्लीमेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन में लाते हैं, है ना। आगे की जितने चीज आपने ग्रहण किया उसको हम किस रूप में कन्वर्ट करें, है ना, वहां दायित्व वाला आ जाता है।
25 के बाद है ना जो जिंदगी आता है, जीवन आता है, वो दायित्व पूर्ण हो जाता है ना। 25 से पहले तक आप क्या है, मुक्त रहते हैं, उन्मुक्त पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, घूमते रह रहे हैं कहीं पर भी, ज्यादा टेंशन नहीं होता है, समझ रहे। तो ये सब बातों को भी गौर करना चाहिए। अब हम क्या बताएं, ज्यादा हम विशेष, अब बच्चे तो नहीं है आपको हम कि भाई डेली आओ है ना, नहा के आओ, ब्रश करो, है ना, ये सब बताएं। इतना तो आपको समझदारी है कि ब्रश करने से आपको क्या फायदे होने वाले हैं। आप ब्रश नहीं करोगे तो मेरा क्या लोगे, तो तुम्हारा अपना ही खराब ना करोगे। चलो इसको हिंदी में लिखा, क्या लिखा, जल्दी से लिखो तो। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, हाँ हिंदी में लिख लीजिए। उत्प्रेरक लिखा, उत्प्रेरक लिखा नहीं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है, बढ़ा या घटा सकता है, बढ़ा या घटा सकता है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है। यह उत्प्रेरक के प्रकार पर निर्भर करता है। यह उत्प्रेरक के प्रकार पर निर्भर करता है। उत्प्रेरक के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 5 नंबर, लास्ट पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसा लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखो एक ही जो जितना भी यहां पर हम लिखेंगे रेट लॉ, वो सब आएगा किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं। और चूंकि देखिए जो रिएक्टेंट आप बना रहे हैं उसी से कन्वर्ट करके जो रेट बनता है, जो उधर बनता है वो प्रोडक्ट बनता है। तो अंतिम एक ऐसा टाइम आएगा जो कंप्लीशन टाइम होगा, कंप्लीट स्टेज उसको बोलेंगे। जो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्टेज में रिएक्टेंट 0 हो जाएगा और सब के सब शिफ्ट हो जाएगा किस में, प्रोडक्ट में। तो वो कंप्लीशन टाइम कहलाता है, कंप्लीट स्टेज उसको। ये हो गया अभिक्रिया का वेग, और ये हो जाएगा क्या, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, एवरेज रेट के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा, और रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले क्लास का, रेट लॉ
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये पढ़ेंगे। ठीक है।